Assalamu alaikum. Today I will discuss about activity and activity coefficient. So एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को समझने के लिए आपको उससे पहले कुछ टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होती है वो किसी एक्वस मीडियम के अंदर ही होगी ना, किसी सॉल्वेंट के अंदर होगी। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास होते हैं आयंस। लेट अस सपोज कि हमारे पास NaCl है और आपने उसको किसी एक्वस मीडियम के अंदर रखा हुआ है, तो वो इस तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सॉल्यूशन होती है उसके अंदर होते हैं आयंस, और हमें पता है कि जो हमारे पास आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ और टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास आएगी इलेक्ट्रोलाइट टर्म और एक हमारे पास आएगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट टर्म। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जिस तरह ये डिसोसिएट हो गया, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इसीलिए वो यू कैन से कि कंडक्ट नहीं करते, थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है सल्यूट और एक आपके पास होता है सॉल्वेंट। यस, वी नो कि सल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और टर्म है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन यानी आपके जो सॉल्वेंट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपस में फार अपार्ट होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, अगर एक इधर है तो दूसरी चीज़ इधर होगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगी जिसमें चीज़ें मतलब उनके दरम्यान अट्रैक्शन मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे से दूर है। लेकिन जब आप किसी कंसनट्रेटेड चीज़ की बात करते हैं तो उसमें जो सल्यूट के मालिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप NaCl को ले लो, तो मैं कहती हूँ ये बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में है इस टाइम, तो ये फिर आपस में एक दूसरे के करीब ही होंगे, एक दूसरे से दूर तो नहीं ना जाएंगे। तो इसका मतलब है इनके दरमियान कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, इधर इंट्रैक्शन होती है सल्यूट के मॉलिक्यूल्स में, लेकिन इधर इंट्रैक्शन वेरी वेरी मिनिमम। सो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद यू मस्ट नो व्हाट इज़ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो हमें पता है कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर किसी भी किस्म की सल्यूट के दरमियान इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, और नॉन आइडियल में ऑब्वियसली इंट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, मतलब बॉन्डिंग आ जाएगी, जैसे इंट्रामालिकुलर फोर्सेस, इंटरमालिकुलर फोर्सेस, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो आइडियल नहीं है, वो नॉन आइडियल है। और एक और कि जो आइडियल सोल्यूशन है उसे रॉल्स लॉ को ओबे करना चाहिए। ठीक है,
अगर आइडियल रॉल्स लॉ को ओबे करेगी तो ही हम सोल्यूशन आइडियल तब होगी जब वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगी, और जब वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगी, ठीक है, रॉल्स नॉट ओबे, कि जब रॉल्स लॉ ओबे नहीं होगा तो वो आपके पास नॉन आइडियल सोल्यूशन होगी, ठीक है। अब ये कुछ टर्म्स थी, इनका आपको पता होना चाहिए था एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने से पहले। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम रॉल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो रॉल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें उसका एक एज वी हैव स्टडी ऑलरेडी दैट दिस इज द रॉल्स लॉ, ठीक है, ये सॉल्वेंट के लिए है रॉल्स लॉ, ठीक है। x1 हम शो करते हैं, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सल्यूट ही मौजूद है, तो x1 जो है सॉल्वेंट के लिए हो गया, मोल फ्रैक्शन जो होती है x इज़ अ मोल फ्रैक्शन, और x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है सल्यूट की, ठीक है। और जो रॉल्स लॉ है ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें ये कहता है कि ये जो है ये वाला P ये वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, सॉरी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे मैं ये कहती हूँ ये हमारे पास है सॉल्वेंट और ये हमारे पास है सल्यूट, ये अब ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया ना, तो ये सोल्यूशन के अंदर ये अब सॉल्वेंट है और ये सल्यूट है, तो इस इधर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन सोल्यूशन के अंदर उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा। तो ये वाला जो P है ये वो वाला वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का जब वो सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ हमें ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है उसका जो असली वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का इस टाइम यहाँ पे, ठीक है, उसके इक्वल है। और x1 क्या है, उसकी मोल फ्रैक्शन की उसकी कितनी मिकदार है, इसमें यही होगा ना सोल्यूशन के अंदर कि आपके पास यानी P0 भी आएगा और उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि अब उसके अंदर सल्यूट भी तो मौजूद है ना, इसलिए हम सिर्फ x1 की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और रॉल्स लॉ सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर वो किसके बराबर होगा, वो उसका जो अपना वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का यहाँ जब वो यहाँ पे था वो उसके बराबर होगा, और सॉल्वेंट की मिकदार कितनी है x1 उसके उसके बराबर होगा। आई होप आप ये पॉइंट गेट कर सकें। तो एक दफ़ा आप रॉल्स लॉ को पढ़िएगा, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। सो अब अगर मैं रॉल्स लॉ की एक और, रॉल्स लॉ ने हमें 3 इक्वेशंस दी थी, एक और इक्वेशन है उसकी ये वाली। अब यहाँ पे वो किसकी बात करता है, ये मैंने पहले भी बताया कि x1 सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये x2 इज़ फॉर द सल्यूट, ठीक है। और डेल्टा P ओवर P0 इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपका वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का सॉल्वेंट का वो उतना ही कम होता जाएगा जितना आप सल्यूट ऐड करते जाएंगे। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट आते जाएंगे तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर तो कम होता जाएगा ना, तो यानी ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा P ओवर P0 विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। जितनी आप सल्यूट की क्वांटिटी या सल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो लोअर होता जाएगा, ठीक है, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है रॉल्स लॉ का। सो नाउ वी कम टुवर्ड आवर मेन थिंग लाइक ओके, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखने लगी हूँ। सो दिस इज
म्यू ए, दिस इज म्यू नॉट एन प्लस आर टी लॉग ऑफ पी ओवर पी नॉट, ठीक है। दिस इज नॉट, दिस इज अ म्यू, दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन है एंड दिस इज फॉर केमिकल पोटेंशियल, ओके। और ये जो इक्वेशन है ना, ये रियल सॉल्यूशंस के लिए यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी है, और यही सॉल्यूशन जो है वो हम आइडियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो यानी ये इक्वेशन जो है ये हम इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको आइडियल के लिए किस तरह लिखी जाती है वो बताएंगे, और नॉन आइडियल यानी रियल सॉल्यूशन में इसको कैसे हम लिखेंगे वो बताएंगे। तो बेसिकली ये जनरल फॉर्म है उस इक्वेशन की। और इसमें क्या बताया जा रहा है, सिंपली वही मैंने जो रॉड्स लॉ है ना उसी को एक्सप्लेन किया। ये बताती है कि म्यू है ये आपके पास, दिस इज़ अ केमिकल पोटेंशियल, दिस इज़ अ म्यू नॉट, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड। और दिस स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है ना जिसे आप फिक्स कर लेते हैं। दिस इज़ आर टी प्लस लॉ, दिस इज़ लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ पी ओवर पी नॉट। नो व्हाट इज़ पी ओवर पी नॉट, यहाँ पे देखें ये P, ये जो रॉड्स लॉ था, P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1। तो P इज़ द वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसी तरह, ठीक है, जब वो सोल्यूशन के अंदर है। और ये P नॉट क्या है, ये वो है ये उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो यहाँ पे था, ठीक है, जब वो प्योर था, जब वो मिक्स नहीं था हुआ। तो इसको उसने किया क्या है, बेसिकली ये पी नॉट को पी के नीचे ले आया, ठीक है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें पता है, अब हम क्या करेंगे कि इसी को यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो हम मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो क्या मैं इसकी जगह पे अब x नहीं लिख सकती, आई कैन राइट हियर x ना, क्योंकि हमें रॉड्स लॉ का पता है कि P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू x1 और द x यू कैन से, ठीक है। हम स्पेसिफिक नहीं कहते कि ये सल्यूट के लिए सॉल्वेंट के लिए, हम x कह लेते हैं। सो अगर ये पी नॉट इधर आ जाएगा तो ये x ही रहेगा ना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह पे x को यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि क्योंकि रॉल्स लॉ को वही चीज़ ओबे करेगी ना जो आइडियल होगी, ठीक है। तो ये आइडियल के लिए होगा ना, यहाँ पर मैंने एक्स रख दिया है, तो ये रॉल्स लॉ तो आइडियल सोल्यूशन ही ओबे करेगी ना, तो आइडियल सोल्यूशन में तो हम एक्स ही लेंगे। लेकिन जब हम नॉन आइडियल की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ, मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 सल्यूट है, तो उस अगर मैं आइडियल की बात करूँगी तो मैं कहूँगी 100 का 100 सल्यूट ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, कि मैं सपोज कर रही हूँ कोई चीज़। लेकिन जब आप नॉन आइडियल की बात करेंगे तो क्या होगा कि उस 100 में से मे बी कोई 40 + 40 आपस में इंट्रैक्शन कर लें, वो आपस में कोई ना कोई इंट्रैक्शन कर ले, तो आपके पास 20 रह जाएगा ना। तो 20 में भी किसी के साथ रिएक्ट करे, तो ये होती है नॉन आइडियल बात, नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्योंकि आइडियल में तो अगर आप किसी को 100 दे रहे हैं तो आपको 100 की ही चीज़ देगा, लेकिन अगर आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं, वो आपको 50 की चीज़ दे और 50 वापस भी ना करे, तो वो तो फिर नॉन आइडियल सी बात हुई ना, वो तो आइडियल बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यानी अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी कि आपके पास थे 100 चीज़ें थी, अगर 100 की 100 रिएक्ट कर गई हैं तो इट्स ओके, दिस इज़ आइडियल। लेकिन मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से सारी की सारी रिएक्ट ना करें, कुछ ही रिएक्ट करें, तो जो कुछ रिएक्ट करेंगी आप उनको कहेंगे वो है इफ़ेक्टिव, ठीक है। मतलब आपके पास 100 मोलर सोल्यूशन है, कंसनट्रेशन आपके पास 100 है, तो अगर 100 की 100 कंसनट्रेशन रिएक्ट करेगी किसी भी चीज़ की तो दिस इज़ आइडियल। अगर 100 में से सिर्फ 50 रिएक्ट कर रही है तो वो जो 50 रिएक्ट कर रही है ना, वो इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन है, यानी वो इस टाइम एक्टिव है कि वो पार्ट का वो रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रही है,
इसीलिए तो इसको कहते हैं एक्टिविटी। ये एक्टिव चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्टिव, ये इस टाइम एक्टिव है। 100 में से जो 50 रिएक्ट कर रहे थे वो एक्टिव हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ लीड्स टूवर्ड आइडियल, ये आइडियल की तरफ है। और जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आपके पास 100 मोलर सोल्यूशन है, तो 100 मोलर में से अगर 100 मोल, चले 1 मोलर ले लें, अगर 1 मोलर में से 1 मोलर ही रिएक्ट करती है तो आप कहते हैं कि ये आइडियल है, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी कंसनट्रेशन रिएक्ट कर गई है। लेकिन अगर 1 मोलर में से सिर्फ और सिर्फ 0.001 इतनी रिएक्ट करती है, तो ये जो 0.01 है ये इस टाइम एक्टिव है, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है, यही तो रिएक्ट कर रही है ना, तो इसलिए आप इसको कहेंगे दिस इज़ इफेक्टिव, ठीक है, दिस इज़ इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो ये फिर आइडियल बात नहीं रह गई, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम फिर नॉन आइडियल की बात करेंगे, यानी रियल सोल्यूशंस की बात करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें पूरे का पूरा एक्स तो नहीं ना ले सकते, एक्स इज़ अ मोल फ्रैक्शन, बेसिकली दिस इज़ आल्सो कंसंट्रेशन का यूनिट ना, तो ये भी कंसंट्रेशन का यूनिट ही है ना, तो यानी सारे का सारा एक्स तो रिएक्ट नहीं ना करेगा, फिर जो चीज़ रिएक्ट करेगी वो एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी मीन्स वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी, यानी अगर एक्स आपके पास 10 है तो 10 का 10 अगर रिएक्ट कर रहा है, यानी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है, तो उसको आप इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप नॉन आइडियल या रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि उसमें सारे का सारा एक्स हिस्सा नहीं लेगा, उसमें कुछ इफेक्टिव पार्ट जो है वो हिस्सा लेगा, तो उस इफेक्टिव पार्ट को आप कहते हैं ए, एक्टिविटी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मेरे ख्याल से आपने मेरा पॉइंट गेट किया होगा। ओके, नाउ अब हमें पता है कि एक्टिविटी, और यू कैन से योर एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हम एक बात करते हैं कि एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कोफिशिएंट लगाते हैं विच इज़ गैमा। गैमा इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट, this is activity and this is activity coefficient, okay। एक और चीज़ यहाँ पे बतानी थी कि ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है, इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, यानी अगर आपकी सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो उस केस में आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं मोलैलिटी से। m/m0 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन की जगह हम क्या करेंगे, m/m0 पुट करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया एक इक्वेशन कि A इज़ इक्वल टू गैमा इंटू सी, ये इक्वेशन हम तब पढ़ते हैं जब मतलब आइडियल कंडीशन है। तो जब आइडियल कंडीशन की बात करते हैं तो तब हम कहते हैं कि गैमा हमारे पास 1 है, ठीक है, कि गैमा हमारे पास 1 है। तो जब गैमा की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो एक्टिविटी किसके बराबर आएगी, कंसंट्रेशन के बराबर आएगी ना। इसका मतलब ये है कि जब आप आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें मैंने आगे बताया था ना कि सारी की सारी अगर 1 मोलर सोल्यूशन है तो 1 मोलर ही आपस में रिएक्ट कर लेगी, तो फिर वो 1 मोलर ही आपके पास इफेक्टिव होगी ना, वो मतलब आप उस सारी को इफेक्टिव कह सकते हैं, सारी यानी कि सारी की सारी इस टाइम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके सोल्यूशन के अंदर वो सारे के सारे एक्टिव हैं, सारे के सारे रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आइडियल सोल्यूशन होगी तो तब आपकी जो कंसंट्रेशन है जितनी वो सारी की सारी एक्टिव भी होगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, यानी यू कैन से इट इज़ नॉट अ आइडियल सोल्यूशन, तो आप इस कंसंट्रेशन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, m/m0। बेसिकली व्हाट इज m इज़ द मोलैलिटी, ओके, m इज़ द मोलैलिटी एंड m0 इज़ द स्टैंडर्ड मोलैलिटी, ओके। सो नो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि m0 को स्टैंडर्ड कह रहे हैं तो उसकी वैल्यू को हम क्या रखेंगे,
1, ठीक है। अगर आपने एम नॉट को 1 रख लिया है तो क्या होगा, तो फिर आपके पास ऐसे होगा ना m/1, क्योंकि एम नॉट को मैंने क्या रख लिया है 1, तो ये इस तरह हो जाएगा। ओके, तो जब हम उसकी बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि आयंस जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि m0 = 1 लेंगे और ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। लेकिन जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास गैमा क्या है, यानी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में A = m हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात यहाँ पे बताने वाली ये है कि जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिस टाइम आपका गैमा, अब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, नॉट आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट और आइडियल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आइडियल जो है वो बिल्कुल आइडियल है, उसमें क्या होगा कि उसमें आपका ये गैमा = 1, एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब आप डाइल्यूट की बात करते हैं तो उसमें गैमा अप्रोचेस टू 1, गैमा 1 को अप्रोच करेगा, 1 तक पहुंचेगा नहीं। अगर 1 तक पहुंच जाएगा तो फिर तो वो डाइल्यूट नहीं रहेगा, फिर तो वो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपका गैमा 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, और आपका जो मोलैलिटी है वो 0 को अप्रोच करेगी। जब आपकी मोलैलिटी 0 को अप्रोच करेगी तो ऑब्वियसली आपका A भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जितना एक्टिविटी होगी उतनी ही मोलैलिटी होगी। अगर मोलैलिटी 0 को अप्रोच कर रही है तो एक्टिविटी भी तो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। दिस इज इन अ केस ऑफ डाइल्यूट। आपने ये नहीं कहना डाइल्यूट में कि गैमा = 1, नो, दिस इज फॉर आइडियल कंडीशन। लेकिन हमने यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करनी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे जो पीछे केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन बनाई थी लास्ट पे, वो ये थी, ये, ठीक है, जो हम उस केस में बात कर रहे थे, यानी नॉन आइडियल अगर आपके पास कंडीशन है कोई भी, तो ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह पे, एक्टिविटी की जगह पे ये चीज़ पुट नहीं कर सकते, गैमा। अब ये देखेंगे यहाँ पे मैंने गैमा m = m0 क्यों पुट कर दिया है, क्योंकि ये मैं ऊपर डिराइव कर चुकी हूँ, ये मैंने ऊपर बता दिया है यहाँ पे कि एक्टिविटी = गैमा m × m0, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्टिविटी की जगह पुट की है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये हमारे पास लॉग है, तो यहाँ पे लॉग का फार्मूला लगेगा एक, ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी ना, RT की जगह RT लॉग ऑफ गैमा। हमें पता है कि जब भी हम लॉग लेते हैं और कोई चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ लॉग लग जाता है, ठीक है, और उनके दरमियान में प्लस आ जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैथ का एक रूल लगाया है, वो यू कैन चेक इट, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नॉन आइडियल के केस में अब होल्ड कर चुकी है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को आइडियल के केस में लिखना चाहूँ तो आइडियल में मैंने ये बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन इस कदर डाइल्यूट है कि आप जो भी आपकी कंसंट्रेशन है उसको आप निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी कंसंट्रेशन को निगलेक्ट करेंगे तो मोलैलिटी इज़ बेसिकली अ कंसंट्रेशन। जब आप मोलैलिटी को ही निगलेक्ट करेंगे तो ये पूरे का पूरा फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन में ये होगा ही नहीं, मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आइडियल में m आपके पास क्या हो जाता है 0, आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। सो आपने ये कहना है कि जब आइडियल की आपने बात करनी है ना, तो आपने
कहना है कि आपने कंसंट्रेशन को लेना ही नहीं है। आपने ये कहना, अगर आप ये कहेंगे ना कि m इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन है ही नहीं है। तो ये चीज़ तो आपने कहनी नहीं ना, क्योंकि सोल्यूशन होगा नहीं तो आपका मतलब रिएक्शन या कोई भी चीज़ आगे कैसे प्रोसीड करेगी। तो आपने कहना है कि आपका जो m है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, जब m अप्रोच करेगा 0 को तो log 0 जो होता है 1 हो जाता है। तो ये नहीं, आपने फैक्टर कैंसिल कर देना आइडियल कंडीशन के केस में। कंसंट्रेशन को निगलेक्ट कर देना। जब आप निगलेक्ट करेंगे ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, और टी एल एन एफ लॉग एल एन एफ एक्टिविटी कोफिशिएंट यानी लॉग ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो ये जो इक्वेशन है, यानी आपने ये कहना है कि जब आप आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ गर्ज है, आपको किसी और चीज़ कंसंट्रेशन वगैरह के साथ गर्ज ही नहीं है। सो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू आइडियल, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये आइडियल का केस है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे आइडियल लिख दिया ये बताने के लिए कि ये इक्वेशन आइडियल को होल्ड कर रही है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. If you have any confusion, you can ask a question in a comment section. I will give you answer. So kindly like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon and the red button. Click the red button and share my videos to all of your friends. Thank you so much.